नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड लिटरेरी गुरु। एक ऐसा शो जहां आपसे और हमसे रूबरू होती हैं साहित्य जगत की ऐसी पर्सनालिटीज जिनकी कलम से जब कुछ निकलता है ना, तो फिर या तो वो आपको रोमांचित कर देता है या फिर आपको अच्छे से झकझोर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है रिनाउंड ऑथर श्रीमती ममता कालिया, जो 6 दशक से लेखन से जुड़ी हुई हैं। एंड व्हाट अ फिनोमिनल लेडी। आई होप आप यहाँ हमारे पास होते और मेरी नजरों से उनको देख पाते। यूथ दैट डिफाइंस हर, यूथ ऑफ द स्पिरिट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता कालिया जी की। मैम ने ना सिर्फ कविताएं बल्कि शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स सभी लिखे हैं। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। थैंक यू वेरी मच। मेरी आंखों के थ्रू सारे इस वक्त आपको देख रहे हैं और ये जो प्यारी सी स्माइल है, दैट इज स्प्रेडिंग मैजिक इन द स्टूडियो। अच्छा, जब आप स्टूडियो में आ रही थी, इनफैक्ट कॉरिडोर्स में जब आ रही थी, तो आंखों में एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया था। हर चीज को नोट कर रही थी, कहाँ क्या बदला क्या नहीं। ये क्या है हमारे श्रोताओं को तुमने बताइए। मेरी नस पकड़ ली अनूप, क्योंकि इसी आकाशवाणी में जी 1950 में मेरे पिता नियुक्त हुए थे ओह, और तब मैं 9 साल की थी और तब मैं उनके साथ यहाँ आती थी और मैं इतनी थ्रिल्ड हो जाती थी कि अरे हम संसद मार्ग पर चल रहे हैं वाओ। और पापा का दफ्तर संसद मार्ग पर है हम्म, और ये आकाशवाणी की इमारत है जी और वो उसकी गोलाई और वो उसकी लंबाई आज भी बरकरार है। भले ही अंदर से दीवारें बदल गई हैं, जी जी लेकिन बाहर से तो वो बिल्कुल वही का वही स्ट्रक्चर है और वो मैं याद करती हूँ। आई गो बैक टू द मेमोरी लेन जी और मुझे इतना अच्छा लगता है ये सोचकर हम्म, कि ये एक ऐसी संस्था है जिसने कितने लोगों को अब तक एंटरटेन किया, एजुकेट किया, इंस्ट्रक्ट किया, इन्फॉर्म किया एब्सोल्युटली। और मेरे बनाने में भी रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज मैं सोचती हूँ, जब मैं देखती हूँ बच्चे कानों में ईयरबड्स लगा के और मेट्रो में बैठे सुनते रहते जी हैं, जी जी अरे देखिए वो कितने ऑडियो शब्द से जुड़े हुए हैं। यानी रेडियो कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकता। ना तब ना आज। अखबार हो सकता है जी, लेकिन रेडियो कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकता है। क्या बात। उसमें आप एफएम चैनल आ जाएगी, उसमें 10 चैनल और आ जाएंगी, जी लेकिन वो हमेशा सुनते रहेंगे लोग। जी भगवान हमारे कानों को सलामत रखे। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताएं कि जब जी आप ये सारी स्पेसिफिक डिटेल्स को नोट कर रही थी, जी ये बदला ये वही है। एक चीज जो शायद आपके जहन में रही होगी, वो है जो आपकी शिक्षा आपके पिताजी जी के साथ हुई। जब आप इन्हीं कॉरिडोर्स में घूम रहे जी थे, आपका जी एक प्री डिस्पोजिशन जी लिटरेचर की जी तरफ हुआ। जी। उसके बारे में बताइए। देखिए एक समय था जब रेडियो में बहुत बड़े बड़े लेखक आया करते थे और वो आते थे और इतना सम्मान दिया जाता था। जी भले फीसें उस समय बहुत कम थी लेकिन सम्मान इतना मिलता था हम्म, क्योंकि जो अधिकारी होते थे वो भी सब साहित्य प्रेमी होते थे जी और साहित्य के ज्ञाता होते थे। तो वो जानते थे कि अगर कार्यालय में जैनेन्द्र कुमार आए हैं कहानी सुनाने हम्म, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत क्योंकि बड़ी वो बात। जैनेन्द्र कुमार का साहित्य पढ़ चुके थे। जी इसी तरह से अगर वहाँ गाने के लिए लता मंगेशकर आती थी हम्म, और अगर वो मराठी गाना गाती थी तो हम सब थ्रिल हो जाते थे। हम उनके गाने के लिए मराठी सीखते थे, मराठी हिंदी डिक्शनरी लाते थे। वाओ। ला मुलीजा तिल्या घरी तू सुखी रहा। आह, पुणे में आकाशवाणी में ये गाना उन्होंने गाया जब जी मैं रिकॉर्डिंग रूम में खड़ी हुई थी और पापा ने मुझे ये कहा था कि देखो सांस भी मत लेना क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है हाँ, और सांस की आवाज भी चली जाती है। चली जाती तो हमें रेडियो में ने श्रोता बनाया, है। जी जैसे किताबें आपको पाठक बनाती हैं, जी इसी तरह से रेडियो आपको श्रोता बनाता है। आज भी बच्चे कितने अच्छे लिसनर्स हैं, एक एक गाने की बारीकी को पकड़ते हैं। तो रेडियो ने मेरे जीवन में बहुत भूमिका निभाई एब्सोल्युटली। क्योंकि हमने सुनना सीखा। जी हम जानते थे वहाँ पर उस जमाने में ऐसे कोई कैसियो वैसियो वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। हम्म आप ये सोचिए कि अगर नॉक नॉक का सीन है हम्म, तो दीवार पर जाकर और खटखट करते थे आवाज दी और वो जाती। लाइव आवाज आ जाती थी खटखट की और वो ज्यादा प्रामाणिक थी। जी, जो लिखने जी की तरफ रुझान हुआ, जी। ये कब हुआ? शब्दों का जादू जी मैंने रेडियो के माध्यम से जाना, हम्म, मैंने किताबों के माध्यम से भी जाना, लेकिन रेडियो में शब्द आपके तुरंत दिल पर जाकर खटखट करता है। जी जी जी
है ना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस जमाने में बड़ी अच्छी भाषा आती थी। पापा जिस तरह सिखाया करते थे अपने ब्रॉडकास्टर्स को, जो नए ब्रॉडकास्टर्स होते थे, वो कहते थे रेडियो में ऐसा शब्द बोलो जो सबकी समझ में आए, समीप मत बोलो, पास कहो, करीब कहो। भाषा की जो बारीकियां हैं वो तब सीखी, वो सब हमने रेडियो से सीखी। तो मैम यहाँ पर आई थिंक एक गीत बनता है। अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत इस मोमेंट को डिफाइन करता है? नॉस्टैल्जिया में हूँ तो वो दिन जो गाना है अरिजीत सिंह का गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है भाई, वो सुनाइए जरा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरुज, मैं हूँ आपके साथ अनूप और यहाँ रूबरू मेरे साथ स्टूडियो में है ममता कालिया जी और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो दिन। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरुज, मैं हूं आपके साथ अनूप और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ विख्यात ऑथर ममता कालिया जी।
अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, जी, पुराने जी। दिन हमने सेलिब्रेट कर लिए हैं और अब हम रुक करते हैं एक ऐसी चीज़ को। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पर, जी, तो एक चीज़ मुझे बहुत यूनिक स्ट्राइक हुई, जी, और वो ये कि आपने अपनी एमए करी है इंग्लिश में। जी, जी। जी। और सडनली जब आपने सोचा कि मुझे लिखना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो आपने जो भाषा चुनी वो थी हिंदी। तो ये कैसे हुआ, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये अरे बताइए। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरे घर में हिंदी बोली जाती थी जी। और अच्छी हिंदी बोली जाती थी, भाषा बहुत अच्छी बोली जाती थी। जाहिर सी बात है तो जी। मेरे पिता हिंदी और इंग्लिश दोनों के विद्वान थे। वो साहित्य रत्न में फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे हिंदी में, ओके। और एमए इंग्लिश आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के टॉपर थे। लवली। और मेरे भारत चाचा, भारत भूषण अग्रवाल, मेरे चाचा जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे, हम्म। वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों के विद्वान थे। तो मेरे घर में ये पृष्ठभूमि थी जी। और समस्त लेखकों का हमारे घर में आना जाना था। हम्म। वो जाहिर है कि सब के सब भाषा पर जान देते थे। तो और रेडियो लगातार बजता था। हम्म। सुबह जो 7 बजे या 6:30 बजे शुरू होता था सिग्नेचर ट्यून से, जी। तो रात को जय हिंद पर 11 बजे खत्म होता था, तब बंद होता था। तब बंद होता था। जी। तो कानों में लगातार भाषा पड़ती थी। हम्म। ज्यादातर हिंदी होती थी। इंग्लिश में होते थे मेलविल डिमेलो के कार्यक्रम, हम सुनते थे। जी जी जी। और क्या गजब के उनके कार्यक्रम होते थे, क्या न्यूज ब्रॉडकास्ट होता था उनका। देवकी नंदन पांडे का क्लास समाचार अपार्ट। वाचन, जी। वो तो हम बल्कि जब देवकी नंदन पांडे बोलते तब सोचते तब देर हो रही है, जल्दी उठो, देर हो रही है कॉलेज जाने के लिए। ये होता था। तो आप ये देखिए कि जिसके जीवन में इस तरह से किताबें और रेडियो दोनों साथ साथ चले, जैसे आजकल आप मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं, इसी तरह से हम रेडियो लगातार सुनते जाते थे। और फिर जब ट्रांजिस्टर का दिन आ गए, जी। तब तो ट्रांजिस्टर साथ ही रहता था हमेशा। यानी अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो ट्रांजिस्टर भी वॉशरूम जा रहा है, जी जी जी। है ना। और शब्द कानों में पढ़ते रहते थे। और किताबों में भी पढ़ने के लिए उस समय बहुत ज्यादा साहित्य मिलता था, विदेशी साहित्य भी मिलता था। अंग्रेजी में पढ़ने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में हिंदी स्कूल बहुत अच्छे नहीं थे। जी। हिंदी स्कूलों में पढ़ाई थोड़ी सी कमजोर थी। ओके। और मेरे पिता का क्योंकि अखिल भारत में कहीं भी ट्रांसफर हो जाता था, हर 1.5 साल में ट्रांसफर होता तो था। ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से आप हाँ, जगह तो जगह हम उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी माध्यम रखो, जी। तो इंग्लिश में पढ़ाती थी और इंग्लिश पढ़ती भी थी, लेकिन साथ ही साथ हिंदी का प्रेम बना रहा। क्योंकि हमारे घर में एक परंपरा थी कि जैसे आज अगर मैथिली शरण गुप्त का दिवस है तो मैथिली शरण गुप्त की किताबें निकाल के पढ़ी जाएंगी। तो ये जो इन्फ्लुएंस रहा, ये कहीं ना कहीं परिवार से, और जी रेडियो हाँ, का भी बहुत जी हाँ, बड़ा इन्फ्लुएंस बहुत। रहा। हमारे दोस्त भी सब इसी तरह के थे, जी। जो किताबों से प्रेम करते थे। और जो किताबों की तरफ नहीं झांकते थे या जिनको समझ नहीं आता था कि किताबों में क्या खजाना है, जी। उनसे दोस्ती जरा कम होती थी। इनफैक्ट ममता जी, आपकी ये। कुछ कृतियां जो मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत इजीली समझ आ जाती हैं। जी। एक सरलता है। जी जी, है ना? हाँ, जी। तो क्या ये आप कॉन्शियसली ट्राई करती हैं कि चीजों को सिंपल रखें ताकि सबकी समझ आए, या दैट इज द वे यू आर? हाँ, अनूप, ऐसे कि मैं साथ ही साथ टीचर भी रही हूँ ना। सारी उम्र मैंने पढ़ाया है जी। स्टूडेंट्स को। तो मुझे ये लगता है हमेशा कि आप अपनी बात को कितनी आसानी से और कितनी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं। जी। मैं जब पोएम्स भी लिखती थी तो मैं ध्यान रखती थी, इंग्लिश में भी मैं लिखती थी तो मेरी पोएम पहली लाइन से स्ट्राइक करती थी। जी। जैसे मेरी एक पोएम है, आई वॉन्ट अ ब्रांड न्यू हार्ट, दिस वन हैज गॉन ओवर स्मार्ट, ऑलवेज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, इट्स ऑलरेडी शोइंग साइंस ऑफ रॉटिंग, ऑफ लेट it has failed me 2 times. Doctors recommend a pacemaker. But I know I need a peacemaker. Peacemaker. Wow, lovely. So my hands are going together in a clap, clap, clap. तो यही बात है। तो शायद आपके जो टीचिंग प्रोफेशन की छाप है, उसने ये सरलता जो है वो आपके लेखन में लैंड करी, और शायद इसीलिए हम इतना कनेक्ट महसूस करते हैं आपके साथ। एक और रुख मैं अब करना चाहूंगी। एक गेम है आजकल जो हमारा टीनेजर्स जो है ना वो खेलते हैं, वैसे मैं भी खेलती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दो आई एम नॉट अ टीनेजर। और वो गेम है ट्रूथ एंड डेयर। जी। तो किसी को या तो आप चैलेंज कीजिए कि वो सच बोले, या फिर आप एक डेयर दीजिए, चैलेंज दीजिए और उनको करना। ऐसा ही कुछ उस जमाने में आपके साथ हुआ था, और शायद इसीलिए कविताओं के वर्ल्ड से आप You are very naughty, you are very naughty, Anup. I know what you are trying to get at. जी, बताइए। ऐसा था कि ये समय था जब मैं दौलत राम कॉलेज में लेक्चरर बन चुकी थी इंग्लिश की। जी। और उस समय मुझे एक सेमिनार के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया। ओके।
कहानी सवेरा उसका नाम था। 30 जनवरी 1965 को था वो। जी। और वहाँ मुझे रविंद्र कालिया मिले, जो उस समय अपनी 9 साल छोटी पत्नी कहानी के कारण बहुत ज्यादा हंगामा मचाए हुए थे। अच्छा। हिंदी में वो कहानी सुपरहिट हो गई थी जी। और वो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। जबकि मैंने उस कहानी को पढ़ के इस आदमी को मनी मन रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा ये मैरिड है और मेरे आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व विद एनी मैरिड पर्सन। आई वाज अनमैरिड, आई वाज सिंगल, I did not have a boyfriend. Okay. So I did not want any muddles in my life. जी। तो हम वो सेमिनार में गए, जब लौटे तो इत्तेफाक से रवि और हम एक ही बस में थे। अच्छा। एक ही सीट पर बैठे हुए थे। मिलना था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये कहा बड़े चैलेंज की तरह से। तब तक मैं अपना नाम बना चुकी थी कविता में। वो जमाना था एंटी फिक्शन, एंटी पोएट्री, एंटी थिएटर, इस सब का जमाना था वो। अमेरिका से बीट जनरेशन ने ये सारी चीजें लाकर दी थी। वो सब था, बीटनिक्स का जमाना था। तो रविंद्र कालिया ने मुझे बड़े चैलेंज की तरह कहा कि आप खाली कविता लिखती पढ़ती हैं क्या, आपने कभी प्रोज नहीं पढ़ा? तो मैंने कहा मैंने विश्व साहित्य पढ़ रखा है जी। तो वो लगातार पूरे रास्ते मुझसे जो बात करते रहे तो ऐसा लगा कि कविता का क्या है, गली गली कवि मिलते हैं। और उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं तो 10 मिनट में 20 कविता लिख दूँ जैसे आप लोग लिखते हैं और इसके नाम पर आप लोग अपने को कवि मानते हैं। और उन्होंने बड़ा डिरेल किया मुझे ये कह के कि अरे कविता तो कोई भी लिख लेता मतलब मैं तो ऑलरेडी, मेरे को लग रहा है आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा उस वक्त। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये आदमी अपने को समझता क्या है और इसने 3 कहानियां लिखी और ये इतना ऊपर चढ़ रहा है जी। अरे कहानी का क्या है, मैं तो बाएं हाथ से लिख के दिखा दूंगी इतनी ऐसी कहानियां। और यहाँ आपने चैलेंज लिया। और एक बात यह कि इंग्लिश पढ़ने से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आता है आपके अंदर जी। क्योंकि यू आर ओपन टू वर्ल्ड लिटरेचर। तो वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स जिसने पढ़ी हुई हो उसको हिंदी का एक लेखक अगर ये कह रहा है कि अरे कविता लिखना क्या चीज है, तो ठीक है लो कहानी लो। उसी समय हम कहानी लिखने में लग गए, है ना। तो हमारे दुश्मनी दोस्ती में बदल गई बाद में, क्योंकि हम कहानी लिखने लगे और हमने उन्हें बता दिया कि कहानी लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं हमारे श्रोताओं को कि जिनकी बात यहाँ हो रही है ये आगे जाके आपके हम सफर बने, राइट? एंड यू टू गॉट मैरिड एंड देन लिव्ड हैप्पीली। तो यहाँ पर कौन सा गीत उनको जो इस वक्त यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ नहीं है लेकिन है इन हिज प्रेजेंस, ये रातें लंबियां क्या? वाओ। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक शेरशाह का ये फेमस गीत राता लंबिया आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। मैं हूँ अनूप और स्टूडियो में मेरे साथ ममता कालिया जी। मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे
तेरे संगया संगया रे के रातां लंबियां लंबियां रे कटे तेरे संगया संगया रे मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के रातां लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगया संगया रे के रातां लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगया संगया रे 102.6 FM रेनबो की खास पेशकश। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। मैं हूं अनूप आपके साथ और मेरे साथ स्टूडियो में रूबरू हैं ममता कालिया जी। आपने पोएम्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उपन्यास लिखे, राइट? इतनी डाइवर्सिटी है आपकी राइटिंग में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपके दिल के सबसे करीब है? कहानी सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जब भी किसी से मिलो या जब भी आप अखबार पढ़ो या जब भी किसी के बारे में कुछ सुनने को अफवाह भी मिले जी, उसमें कहानी होती है। आपने देखा होगा, हम न्यूज के हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं। मैं कई बार ये करती हूँ कि पेपर में केवल हेडलाइन पढ़ती हूँ और बाकी न्यूज में क्रिएट करती हूँ, मेरी स्टोरी में अंदर क्रिएट करती हूँ। क्योंकि कहानियां हर जगह छुपी होती है। जी जी। अब देखिए, चप्पे चप्पे में कहानी है, तो कहानी लिखना मुझे पसंद है क्योंकि वो एक मूड को कैप्चर करती है। और दूसरी बात ये है कि गणित के सवाल की तरह हमको कोई सॉल्यूशन तो देना नहीं है। हम यहाँ पे बैठे नहीं है कि हम सबकी समस्याओं का समाधान करें, ज्योतिषी तो नहीं है हम जी। हम तो कहानीकार हैं। तो जहाँ तक हमारी कल्पना ले जाती है वहां तक हम अपने पात्र को ले जाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है जी। मेरी फैमिली में ज्यादातर यंग फेसेस हैं और मुझे यंग लोग बहुत आकर्षित करते हैं। तभी आप इतनी यूथफुल दिखती हैं। हाँ? थैंक यू। So, ये राज है यूथ का। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपकी नॉवेल्स की बात करते हैं तो एक तरफ मैं देखती हूँ कि आपने बहुत सारे इनफैक्ट नॉवेल्स लिखे हैं। आपने नर्क दर नर्क, बेघर, प्रेम कहानी, बहुत से आपने रचनाएं लिखी हैं। लेकिन एक तरफ अगर बात करती हूँ 1971 में जो नॉवेल आया बेघर, उसका सेंट्रल कैरेक्टर एक लड़की है संजीवनी, जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। और फिर आपने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था सेमिनार। उसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया है। तो ये जो इंस्पिरेशन इतनी आती है आप में अलग अलग तरह की, वेयर डू यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम? नहीं, ये वाकई में मेरे देखे हुए चेहरे हैं, ट्रू लाइफ, और इनके पीछे मैंने भले ही कल्पना डाली है। लेकिन आप ये देखिए, आज बेघर को लिखे 51 साल हो गए हैं जी। और 51 साल में आज भी नए लड़के लड़कियां मुझे ये कहते हैं कि आपने जो टैकल किया है वो आज तक है, वो प्रॉब्लम जी, वो मिथ आज तक है। इवन दो टाइम्स आर चेंजिंग, समय चेंज हुआ, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि लड़की के साथ ये सारी चीजें अभी भी संबद्ध है जी। मुझे पुणे में एक लड़की जब दिखी थी तब मैं तो बहुत छोटी थी, मेरी उम्र नहीं थी और मेरे को पूरी बात सुनने में नहीं आती थी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हटा देती थी जब वो दोनों बात करती थी। अच्छा। वो लड़की अपनी प्रॉब्लम्स बताती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया।
और उस समय मेरी बहन का अफेयर चल रहा था, लव अफेयर। तो कहती थी अपनी लड़की को बोलो गो स्लो। वो कहती थी कि इसके कहो कि लड़के से ज्यादा ना मिले, लड़के लोग दोस्ती करके छोड़ देते हैं। अच्छा तो इससे मुझे संजीवनी का कैरेक्टर मिला। अच्छा। ये संजीवनी का कैरेक्टर, क्योंकि देखिए कितना माइंडसेट उस आदमी का क्या है। हाँ। जो परमजीत जो हीरो है जी। वो उसको लेके ऑफिस जाता है, वो भी उसके साथ निकट होना चाहता है। जी। और जब वो ये देखता है कि ही इज नॉट द फर्स्ट वन इन हर लाइफ, वो उसे छोड़ देता है। तो ये जो माइंडसेट है लड़कों का या पुरुषों का, जी। इसको मैंने अटैक करने की और कोशिश की बहुत थी। ही अच्छे से और आपने देखिए इसको वो एक्सप्रेस किया। जीवन जी। भर बेघर रहता है। जी। उसने अपनी तरफ से एक टेक्निकल प्योर एंड सिंपल लड़की से शादी कर ली, रमा। उसके जी। साथ उसका एडजस्ट ही नहीं हुआ जी। बिल्कुल भी। एक तरफ तो ये, और एक तरफ आप बता रही है सेमिनार की हीरोइन। सेमिनार। जी। अच्छा, और सेमिनार कहानी जो है वो मैंने दरअसल वो कलावादियों पर चोट की है, क्योंकि जो कलावादी होते हैं वो थोड़े फेक भी होते हैं, अच्छा। है ना। जी। वो हम यथार्थवादियों को समझते हैं जैसे कि हम थोड़े कमतर लेखक हैं, वो दिखाते हैं जैसे कि हम तो बड़े भारी आर्टिस्ट हैं। तो मैंने यही बताया कि कैसे वो लोग एक झाड़ू को एक कला का प्रतीक मानते हैं। तो मैं दरअसल उन मान्यताओं पर चोट करना चाहती हूँ जी। जिनकी वजह से एक फेक कल्चर पैदा हो। वंडरफुल। इतना रियलिज्म और एब्स्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। जी। ममता जी आप ही कर सकते हो। और एक काम मैं यहाँ कर सकती हूँ, और जी। वो ये है कि जी। आपकी पसंद का गीत प्ले कर सकती अरे हूँ। वाह, ये वाह। डेफिनेटली मैं कर सकती हाँ, हूँ। तो मैं तो वो चाहती कौन हूँ सा गीत होगा ये हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि जगजीत सिंह को याद कर रही हूँ मैं इधर, क्योंकि रवींद्र कालिया को याद जब करती हूँ तो डीएवी कॉलेज जलंधर याद आता है। जी। और उनके जूनियर फ्रेंड जगजीत सिंह याद आते हैं, जो यारी थी इन दोनों की। मुझे और रवि को एक साथ बैठकर सुनना पसंद था एक गाना उनका, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, कि भले छीन लो मुझसे सारी जवानी मगर मुझको लौटा दो वो कागज की बचपन के कश्ती वो दिन, बारिश वो- का पानी। वंडरफुल। तो आज ये मोमेंट जो है ना, जो रविंद्र जी के साथ जी। आपका होता था, आज मैं साझा कर रही ओह, हूँ। बहुत अच्छे, right? बहुत और हमारे अच्छे। साथ सारे श्रोता ओह, जुड़ रहे yes. हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में
अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। मैं हूं आपके साथ अनूप और मेरे साथ स्टूडियो में ममता कालिया जी। अब इतने सारे अवार्ड्स हैं, सभी बोलूं? आप वो मोमेंट जीना चाहें तो मैं सारे अवार्ड्स यहाँ पे आपको बकायदा प्रेजेंट कर सकती हूँ। लेकिन यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अवार्ड्स जो आपको आपके काम के लिए दिए गए। इनफैक्ट एक नॉवल है जिसके लिए आपको 2017 में व्यास सम्मान जो है उससे पुरस्कृत किया गया, और ये था दुखम सुखम जी। एक तो नाम ही बहुत डिफरेंट है, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, ये दुखम सुखम उपन्यास एक बीज की तरह मेरे अंदर बहुत दिन पड़ा रहा, और कई बार मैं अपनी दादी के किस्से रवि को सुनाया करती थी। जिस समय वो शेव करते होते थे, मैं कहती थी मेरी दादी ऐसे करती थी, मेरी दादी चरखा चलाती थी। तो रवि मुझसे कहते थे कि तुम दादी के किस्से मुझे सुनाती, इसको लिखती क्यों नहीं हो? अच्छा। मैंने कहा अरे इतने पुराने जमाने की बात कौन सुनना चाहेगा। रवि ने कहा तुम पहचानते नहीं हो अपने रीडर्स को। उन्होंने कहा वी वर बोथ राइटर्स, तो कभी कभी डिस्कस करते थे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे अपने प्लॉट्स हम लोग। लेकिन इस चीज के लिए था कि रवि मुझे पुश कर रहे थे कि तुम इसको लिखो जी। और मैं फैशन वाली कहानियां लिखा करती थी, न्यू जनरेशन की कहानियां लिखती थी, ऑफ बीट कहानियां लिखती थी, और मैं सोचती थी तरह करने से मैं ज्यादा कंटेम्प्रेरी रहूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो मैंने शुरू किया। जब शुरू किया तो वहाँ पे अमरकांत और मार्कंडेय जैसे बड़े लेखक इलाहाबाद में थे, वो मैंने 3-4 पेजेस उनको सुनाए। शाम के समय लेखक इकट्ठे होते थे हमारे घर, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं लिखती हो तुम इसको, इस तरह लिखो, तुम क्या फैशन में लिखती रहती हो। तो इलाहाबाद में डांट बहुत पड़ती है यंग राइटर्स को, तो मुझे भी डांट बहुत पड़ती थी।
और क्या तो उम्र थी मेरी उस समय। तो मैंने लिखना शुरू किया दुखम सुखम, और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं दादी के कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गई। कि जैसे बच्चे होते, मैं भी अपनी दादी के साथ खूब खेलती थी और एंजॉय करती थी। गर्मी की छुट्टियों में जाते थे वहाँ, तो मुझे तो बहुत मजा आता था मथुरा में। तो मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और मैंने ये पाया धीरे धीरे कि मैं दादी को डिस्कवर कर रही हूँ अपनी। क्योंकि मेरी दादी जो कि अपनी मेरी मम्मी से झगड़ा करती थी, और मेरी मम्मी इतनी खुश नहीं होती थी जाकर मथुरा, मैं ज्यादा खुश होती थी। तो दादी का हमने ये देखा कि दादी धीरे धीरे गांधी जी की सभाओं में जाने लगी, और वहाँ पर वो जो भाई जी कोई थे, वो जो बातें करते थे, कहते थे चरखा चलाना चाहिए औरतों को, खाली नहीं बैठना चाहिए, सूत काटना चाहिए, उसी सूत के खेस बनाने चाहिए, उसी सूत की साड़ी पहनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने जो संदेश दिया, तो मेरी दादी ने लड़ना झगड़ना छोड़ के खाली समय में चरखा चलाना शुरू कर दिया। ट्रांजिशन, चरखा मिला, सभा में सबको फ्री चरखा मिला था एक एक, तो उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया। तो आप ही देखिए कि उनका झगड़े से बिल्कुल दिमाग हट गया। तो ये गांधी जी का मुझे लगा बड़ा पॉजिटिव प्रभाव था भाई जी, कि उन्होंने एक झगड़ालू औरत को एक ममतालू औरत बना दिया। इनफैक्ट मैम, अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, जो ऑथर्स हमारे लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है उसको किसी एक तरीके से प्रेरित करता है, एक डायरेक्शन देता है, एक विजन देता है, ड्रीम्स देता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल, आप भी देखिए कि जब हम पढ़ते हैं किसी को, तो हमारे अंदर उसकी एक इमेज बनती है लार्जर देन लाइफ। यहाँ तक कि जो गाने वाले हैं, जो अभिनय करने वाले हैं, क्या हमारे दिमाग में इमेज बनती है एक एक की। चाहे वो आप समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत हो जी, चाहे वो आप समझिए कि आयुष्मान खुराना हो जी, चाहे वो आलिया भट्ट हो, हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग उन सबको देखते हैं और वी गेट इनटू ड्रीम्स जी, और हमें उनके हल्की हल्की दाढ़ी भी अच्छी लगने लगती है, हमें उनकी गलतियां भी अच्छी लगने लगती हैं, उनकी स्माइल अच्छी लगने लगती है। मुझे तो सुशांत राजपूत की बहुत याद आती है, उसकी कितनी फिल्मों, पीके से लगा के मैं देख रही हूँ उसको, और उसको मैंने इतनी फिल्मों में देखा है। अब उसको कोई गाना सुनाइए आप। क्या बात है, आई मीन दिस इज द मोमेंट। आपने मुझसे कहा कि गाना सुनाए, तो क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत का ये प्यारा सा गीत काय पोछे फिल्म से जरूर मांझा उन सभी श्रोताओं को जो इस वक्त अपने यूथ में है और अपनी विजन्स, अपनी ड्रीम्स जो है वो बना रहे हैं, गो फॉर इट, रीच फॉर इट। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, छोटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। रिश्ते दहलीजे भी लांघेंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे, आंसू कभी मोती कभी जा भी मांगे यारों कर देंगे कुर्बान। बिसरे यारों को बुला लेंगे, सोई उम्मीदें जगा लेंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। देखेंगे हम कल का चेहरा, ओ पथरीले सीने में उबला सा देखेंगे हम लावा गहरा। लगन लगी, लगन लगी, टूटे ना जज्बा ये टूटे ना, मगन लगी, लगन लगी, कल होगा क्या कह दो किसको है परवाह, परवाह।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। मैं हूं अनूप और मेरे साथ है ममता कालिया जी। शाम का समय, कॉलेज से आ रही हैं आप, जी थकी हुई हैं, हाँ, हॉट कप ऑफ कॉफी और टी, या और वो कुर्सी। मैं आपके घर नहीं गई हूँ, आपको बुलाना पड़ेगा वैसे लेकिन मैं इमेजिन कर रही हूँ जी कि आप आती हैं, कप ऑफ कॉफी लेती हैं, और एक वो कुर्सी जहाँ आप एक बुक उठाकर शांति से बैठकर रिलैक्स करना चाहती हैं। सवाल ये कि वो बुक कौन सी होगी? व्हाट आर द ऑथर्स क्लोज टू योर हार्ट? ओ, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं और मेरे सिरहाने इतनी किताबों का ढेर होता है जी। कि आधा बिस्तर तो किताबों से भरा रहता है, मैगजीन्स और किताबों से। और कुछ ऑथर्स हैं जिन्हें कि हम बार बार पढ़ते हैं और उनका हमारे ऊपर से होल्ड खत्म ही नहीं होता कभी। जी, कौन है ये? वो सब हम पढ़ के छोड़ चुके हैं, अब उनके नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो बहुत अति परिचित हो गए हैं। जी। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, ये तो ऑल टाइम एवरग्रीन है, इनको तो हम पढ़ पढ़ कर बड़े हुए हैं, जी। है ना। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अभी भी जिन ऑथर्स में बहुत अट्रैक्शन है और जो आपको खींचते हैं अपनी ओर, वो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। जैसे एक तरफ हम रेणु को पढ़ते हैं, फणीशनवत रेणु, तीसरी कसम वाले, जी। हमें वो फिल्म भी याद आ जाती है, हमको वो फिल्म के गाने भी याद आ जाते हैं, पान खाए सैया हमारो, है ना। जी। और दूसरी तरफ हमें निर्मल वर्मा बहुत पसंद है। निर्मल वर्मा ने पहली बार विदेश को इतना आकर्षक बनाया हिंदुस्तानी पाठक के लिए जी। कि हमको चेक रिपब्लिक ऐसा लगने लगा जैसे कोई पड़ोस Next का door। है। तो हम निर्मल वर्मा को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। जी। यहाँ तक कि ट्रेवलॉग जो है उनके सीढ़ों पर चांदी, वो भी हम पढ़ लेते हैं। और हम उनकी और भी किताबें जितनी हर बारिश में और ये सारी जितनी हम पढ़ते रहते हैं उनकी जी। किताबें और उनके नॉवेल्स, उनकी कहानियां, जबकि उनमें बहुत कुछ घटित नहीं होता, घटित होते होते रह जाता है। जी। ऐसे लगता है जैसे दहलीज पे अटक गए वो। जी। लेकिन इवन देन ही क्रिएट्स द एनवायरनमेंट और वो बहुत अच्छा लगता है। जी। क्योंकि बात कहने का एक सलीका होता है। हम साहित्य को सबसे ज्यादा सलीके के लिए पढ़ते हैं। और बाकी हार्ड हिटिंग तो ठीक है, आप जेफरी आर्चर पढ़ सकते हैं, जी। आप समझिए कि चेतन भगत पढ़ सकते हैं, अच्छे से एनर्जाइज हो आप किसी सकते हैं। शोभा डे जी। को पढ़ सकते जी। हैं, जी। आप किसको भी पढ़ सकते हैं ऐसे। Absolutely। लेकिन कुछ ऑथर्स हैं जिनका लास्टिंग इन्फ्लुएंस होता है। एक जी। और ऑथर है मैं बहुत पसंद करती हूँ, ऑरहन पामुक, ओके। द नोबेल अवार्ड विनर, टर्किश राइटर। सो व्हाट मूव्स यू अबाउट हिम? मुझे ये अच्छा लगता है कि वो नॉस्टैल्जिया को बड़े कंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं। जैसे जी। एक जगह उन्होंने लिखा कि मैं अपने पिता के साथ सड़क पे चल रहा हाँ, हूँ, हाँ। लेकिन हम दोनों अलग अलग हैं, सड़क पे चल रहे हैं, क्योंकि वो 1940 की सड़क पे चल रहे हैं जी। और मैं कहने लगी 1990 की सड़क पे चल 90 रहा की हूँ। सड़क पे चल रहा हूँ। जी। आप देखिए उसी सड़क पर दो लोग, दो जनरेशन जी रहे हैं। जी। जी। तो ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। लवली। और इनफैक्ट ये आप पूछना चाहूंगी कि जब आप ये बुक पढ़ रही होती हैं, देखिए मैं इमेजिनेशन ना, जी शायद आप और मैं इसमें कॉमन है, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। थोड़ा इमेजिन कर जी रही हूँ। जी जी तो जब इमेजिनेशन की बात करती हूँ तो आज की डेट में शायद पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है बिकॉज ऑफ मोबाइल्स। जी जी। मोबाइल हमारी जिंदगी है, तो Oh, कहीं ना कहीं yes. मोबाइल लेकर हम उसमें इमर्स्ड रहते हैं, आइदर फॉर वर्क या फिर और इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। तो आप जब अपनी बुक पढ़ती थी उस समय मोबाइल्स तो नहीं थे, लेकिन नहीं, जब आप नहीं। ये अपनी नॉवेल्स पढ़ती थी या बुक्स अपनी चहेती पढ़ती थी, तो जो आपके घर पे वो जो दो बॉयज थे, आपके बेटे जी। उनका क्या रिएक्शन होता था जब मम्मा बुक पढ़ती थी? वो अलग तरह की किताबें पढ़ते थे। वो पढ़ते थे क्रिकेट वगैरह की किताबें, उनके पास डेनिस लिली की किताब थी, उनके पास सचिन तेंदुलकर की किताब थी, उनके पास सुनील गावस्कर की रन्स एंड रील्स थी, और वो माइकल जैक्सन की मून वॉक पढ़ते थे। वाओ। अच्छा, और वो माइकल जैक्सन को सुनते थे और उस तरह ब्रेक डांस करते थे दोनों के दोनों। जी। और घर में वो परकशंस के बहुत शौकीन थे, जी। तो वो सारा दिन आटे के कनस्तर को पीटा करते थे जोर जोर से लेके। तो क्या माहौल रहता होगा घर तो वो में? जो मेरी डांडिया की स्टिक्स थी, जी। उनसे वो आटे के कनस्तर को पीट पीट के परकशंस करते थे। म्यूजिक बनाते हाँ, थे। तो जी। मेरे घर में बड़ा हंगामे वाला वातावरण था, जी। और वो अभी भी रहता है क्योंकि मेरे ग्रैंडसन जो है वो भी अब हो गए हैं। How lovely। हाँ, खूब जी। नॉइजी हो गए हैं और जी। वो सारे दिन जाने किस किस चीज में लगे रहते हैं। जी। और वो
ज़ॉम्बी बुक्स पढ़ते हैं। वाओ। और जब मैं जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं दादी हमको आपकी कहानी नहीं सुननी है, जी। आप ज़ॉम्बी बुक्स पढ़ सुनाइए। देखिए जो मुझे यहाँ समझ आ रहा है कि हर जनरेशन में द लव फॉर रीडिंग या है ना? इज देयर ओ यस, चाहे आपकी बात हो, आपके पेरेंट्स की बात जी, हो, जी, या जी। फिर अब ये जो चौथी जनरेशन है बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बात हो। जी, जी। अमेजिंग। तो आज जब आपके बेटे, आपके ग्रैंडसन्स आपको कहीं सुन रहे हैं ऑन द रेडियो वेव्स, तो वो कौन सा गीत है जो आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? अरे वो तो आप बताएंगे कि कौन से गीत है जो कि नौजवान सुनना चाहते हैं। Absolutely. क्योंकि गीत इतनी जल्दी पुराने होते हैं, एक दशक में वो गीत पुराना हो जाता है। जी। तो भाई अब हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं चल पाते हैं। अब वो अनूप मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप हमारे फड़कते हुए नौजवानों को कौन सा एक गीत सुना? फड़कता हुआ का गीत सुनाए। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चॉइस। और Yeah. जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, ये फॉर यू फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो FM। Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना। है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा। है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा। आ आ एंड सेट तू ना हो, परे हाथ let me go, spoil करना तू मूड मेरा। आ आ ओ दिल को तूने छुआ, ओ जट सेंटी हुआ। ओ दिल को तूने छुआ, जट सेंटी हुआ। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना। है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा। है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू लिटरेरी गुरु। मैं हूं आपके साथ अनूप और मेरे साथ स्टूडियो में आज वाइवेशियस एंड ब्यूटीफुल ममता कालिया जी। ममता कालिया जी, यहाँ पर मैं बात करती हूँ एक ऐसे टाइम की जब सिर्फ मैं आपकी ब्यूटी नहीं देख रही थी, जो आपकी बुक्स पढ़ते थे वो आपको इमेजिन करते थे एज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हमने सुना है आपके पास बहुत फैन मेल आती थी, यस, थ्रू द लेटर्स। और एक पर्टिकुलर फैन मेल तो बहुत ही खास थी, उसमें जी, कुछ जी। डॉलर्स आए थे आपके पास।
प्लीज हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताइए। अरे, मेरी एक कहानी छपी थी, जी। आपकी छोटी लड़की, और वो बहुत सुपरहिट हुई थी और उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स आए थे, क्योंकि उस जमाने में ईमेल नहीं था और कागज की चिट्ठी आया करती थी। तो बहुत डाकिया जो है वो पुलिंदा बना के और इलास्टिक बैंड लगा के ला देता था, जी जी। और पूरी की पूरी डाक ला के डाल देता था डाल घर में। देता था, जी। और घर में क्योंकि 2 लेखक थे तो रवि देखा करते थे कि भाई ममता की इतनी डाक आ रही, तो कई बार मैं कहती तो तुम ही खोलो इसको, मैं इतनी डाक नहीं पढ़ सकती हूँ। अच्छा। तो एक लिफाफा खोला गया, हाँ। तो उस लिफाफे के अंदर फिजी से किसी लड़के ने चिट्ठी लिखी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था लड़के कैसे बताएं, भाई ये लड़कियों के नाम के साथ तो मिस लगा होता है। हाँ, और मिस्टर से नहीं पता चलता कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। बिल्कुल। वो अनमैरिड था, उसने कहा कि मैं आप जैसी किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अच्छा। मैं फिजी में डॉक्टर हूँ। जी। और उसने कहा कि मैं आपके लिए थोड़े से डॉलर भेज रहा हूँ, तो उसने मुझे कुछ फिजी डॉलर्स भेजे थे उसने। जी। और उसने कहा ये आपके लिए, आप अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद लीजिए इससे। क्या नया और प्रपोजल है उसने ये, कहा, हाँ? उसे प्रपोज किया, तो उसने कि इस चिट्ठी से मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ जी। कि वुड यू लाइक टू मैरी मी। वाओ। ओपन बाय माय हस्बैंड। जी। और मजेदार बात यह है कि मेरे हस्बैंड की सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे कहीं ज्यादा थी। ओके। तो वो इतने खुश हो, उन्होंने शाम को कॉफी हाउस में सबको बताया कि आज ममता को मैरिज प्रपोजल आया है विद डॉलर्स। विद डॉलर्स। With dollars, तो इस तरह wonderful. से कई घटनाएं होती थी। जी। और मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम थे, जी। रविंद्र का लिया, लंबे चौड़े 6.25 फुट का उनका कद था। जी। उनके भी एडमायरर्स की कोई कमी नहीं थी, I'm बट sure. वी वर नेवर जेलस ऑफ ईच अदर। How इट वाज nice. लाइक दैट। How nice. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, वंडरफुल। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल आपसे जरूर पूछना जी, जी। चाहूंगी कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और Oh, आप एक yes. ऐसी ऑथर हैं हाँ। जो सोशल मीडिया पर बहुत बहुत एक्टिव है। जी। वन ऑफ द रेयर पीपल हु इज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ सोशल हाँ, मीडिया। हाँ। तो आप इतनी पैशनेट है सोशल मीडिया के बारे में, क्या अच्छी चीज है ओह, जो आई आप लव notice इट, आई करती लव हैं? इट। देखिए, सबसे पहली बात है मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। जी। रविंद्र के जाने के बाद मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, सो द मोबाइल फोन इज द ओनली कंपनी आई हैव एंड द लैपटॉप। जी। तो मैं सोशल मीडिया से बहुत जुड़ी रहती हूँ और वो मेरे लिए एक पूरी फैमिली है। जी। और उसमें मुझे इतने लोग मिलते हैं, आई फील सो यंग व्हेन आई टॉक टू यंगर ऑथर्स। मैं सारे यंगर ऑथर्स को पढ़ती हूँ, और कितने ऑथर्स हैं कि जिनको सोशल मीडिया में ही पढ़ने को मिलता है, वो प्रिंट मीडिया में यकीन ही नहीं करते। जी जी जी। चाहे वो अंबर पांडे हो, चाहे आशुतोष दुबे हो, चाहे वो नीलोत्पल मृणाल हो, जी। चाहे वो ये बागी बलिया वाले सत्या व्यास हो, हाँ। ये सारे ऑथर्स और कितने सारे और भी ऑथर्स हैं जी। जिनको मैं सबको उसी में पढ़ती हूँ। जी। और न केवल नमिता गोखले को हम पढ़ते हैं, हम चेतन भगत को भी पढ़ते हैं और दुनिया भर के और लोगों को हम पढ़ते हैं। जी। तो आप भी देखिए कि इन सबको पढ़ने से मैं रिलेटेड फील करती हूँ Right. एंड आई फील रेलिवेंट। और वो जब बात करती हैं और जब वो आज भी कहते हैं कि जो आप हिंदी लिखती हैं और बोलती हैं वही नई वाली हिंदी हम लिखते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक टू अपडेट माई सेल्फ, है ना। Excellent. और उन लोगों के साथ बात करके और इस सारी सोशल मीडिया में मुझे इन्वॉल्व होकर ये लगता है जैसे आई गॉट अ बिग फैमिली, Absolutely. है ना। और मुझे उस बिग फैमिली का एक पार्ट बनना बहुत अच्छा लगता है। Wonderful. मैं सोशल मीडिया के बिना एक दिन भी जीवित नहीं जी रह नहीं सकती। सकते। और मैम हाँ। इस वक्त हाँ। इतना बड़ा एक परिवार आपके साथ Yeah. और जुड़ गया है। हाँ। जिसने ये शो सुना है वो जरूर आपके साथ ऐसे फील कर रहा होगा यू आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। आज आपने यहाँ आकर हमारे इस अरे शो को मुझे भी एकदम बहुत nice and अच्छा लगा bright अनूप, कर दिया है। बहुत बढ़िया लगा। और मेरे एफएम के सारे सुनने वालों को बहुत बहुत मेरा प्यार और मेरे बहुत सारी गुड विशेस। और अब मैं साइन आउट कर रही हूँ हाँ। आपके फेवरेट सॉन्ग से व्हिच इज वेरी कैची। अब वो गाना सुनाइए, नैना दा क्या कसूर। Absolutely. तो दोस्तों आप सुन रहे थे लिटरेरी गुरु, मैं हूँ अनूप, मेरे साथ आज जुड़ी थी ममता कालिया जी, और क्या कॉन्वर्सेशन थी। इन्हीं एयरवेव्स पे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा
बांधे थे धागे, पर पाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, हो नहीं हो जाए तब नैना जागे। हुआ ये है समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे, जो है बनाता ऊपर से जाके। बत्ती है ना है धूप, ना कसूर ना कसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर। ऐ दिल तो बता रे, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर